अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एमडी कैड केमिस्ट्री में आज हम हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 2 है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे इस बात का आंसर करें कि ये जो आपके सामने कंपाउंड लिखा गया है, क्या आप इसका IUPAC नेम इसका आप ये लिखते हैं फॉर आइसोप्रोपाइल हेप्टेन? तो अगर आप ये IUPAC इसका नेम लिखते हैं तो आप इसका नेम गलत लिख रहे हैं। इस तरह का जो है IUPAC नेम की गलती अगर आपसे ना हो तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा ताकि आपको अच्छा तैयार हो ये टॉपिक। अगर आपको अल्काइल रेडिकल्स वगैरह बेसिक्स आते हैं तो आप आगे से शुरू कर सकते हैं। टॉपिक में हम आज सबसे पहले देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर की थोड़ी सी बेसिक्स, इसका इंट्रोडक्शन कि कॉमन नेम कैसे होता है, फिर अल्काइल रेडिकल्स वाला टॉपिक देखेंगे, और फिर तीसरा पार्ट IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स का भी होगा, और एक छोटी सी 10 मिनट की गुफ्तगू हम साइक्लो अल्केन्स के नोमेनक्लेचर के ऊपर भी करेंगे, क्योंकि वो आपकी PTB और फेडरल की बुक में, PTB में तो नहीं है, KPK और फेडरल की बुक में है, तो हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा। याद करें कि मैंने पहली वीडियो में कहा था कि हम फंक्शन ग्रुप के बाद, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, हर एक फंक्शन ग्रुप का IUPAC पहले डिस्कस करेंगे, फिर आइसोमरिज्म डिस्कस करेंगे। तो हम IUPAC का अब सिस्टम शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों, जो IUPAC नोमेनक्लेचर में ये जो नोमेनक्लेचर वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? ये नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नेम देते हैं किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो नोमेनक्लेचर सीधा सा मतलब है कि नोमेनक्लेचर ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नेम है ना, जो पुराने साइंटिस्ट है, बहुत पुरानी बात है, वो क्या करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नाम है ना, उसको 3 बेसिस पे रख देते थे। एक इस बेस पे रखते थे कि वो जो साइंटिस्ट जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड पे काम कर रहा है उसके ऊपर उसका नाम रखा जाता था। जिस तरह एक एग्जांपल है बारब्यूटेरिक एसिड। ये एसिड के ऊपर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था बारबरा, वो काम कर रहे थे, तो इसका नाम बारब्यूटेरिक एसिड पड़ गया। इसी तरह एक और, अगर आप याद रहो, आपने आगे जाके पढ़ना भी है, ग्रिग्नोड रिएजेंट। ये रिएजेंट, इनके ऊपर जो है ग्रिग्नोड साइंटिस्ट काम कर रहे थे, तो इसका नाम पड़ गया ग्रिग्नोड। तो इस तरह और भी बहुत ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो कि साइंटिस्ट के नाम पर मशहूर हो गए। कुछ रिएक्शन साइंटिस्ट के नाम पर मशहूर हुए, वो समझ आती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मशहूर हो गए। इसके अलावा और कॉमन नेम जो पुराने साइंटिस्ट ने रखना शुरू कर दिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उसके सोर्सेज के बेस पे, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता हमें कहाँ से है। जिस तरह इसकी मिसाल है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है फॉर्मिक एसिड। ये चूंकि आंट स्टिंग, मतलब मक्खी चूंटियों के काटने से मिलता था, चूंटियाँ जब काटती थी तो उसके डंक से मिलता था, तो इस वजह से हमने इसका नाम फॉर्मिक एसिड रख दिया, क्योंकि लैटिन ज़ुबान में जो आंट है उसे फॉर्मिका कहा जाता है। लैटिन ज़ुबान में आंट को क्या कहा जाता है? फॉर्मिका। और चूंकि ये आंट स्ट्रिंग से मिलता था तो इस वजह से हमने इसका नाम फॉर्मिक एसिड रख दिया। इसी तरह एसिटिक एसिड, जो कि किससे मिलता है? विनीगर, सिल्का से मिलता है, तो इसका नाम जो हमने एसिटिक एसिड रखा, क्योंकि जो लैटिन ज़बान है उसमें हम विनीगर को कोई एसीटेट या इस तरह कुछ कहते हैं, वो आप देख लेना, ये आएगा नहीं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि सोर्स क्या है इसका। विनीगर से मिलता था, इस वजह से इसका नाम एसिटिक एसिड रख दिया, लैटिन ज़बान का लफ्ज़ था। तीसरा, कभी कभार वो होता था कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ से मिलता था या उसकी जो हिस्ट्री होती थी उसके मुताबिक उसका नाम रख देते थे। जिस तरह मार्श गैस, जो कि मीथेन है, इसका नाम रखा क्योंकि ये मार्शी एरियाज पे पाई जाती थी। मार्श गैस किसको कहते हैं? मीथेन को। ये आपको बहुत ज़्यादा अहम है, आना चाहिए। कहीं पर लिखा हो कि मार्श गैस का हमने रिएक्शन इस तरह करवाया है, तो आपको पता होना चाहिए। MCQ नहीं भी आता तो इस तरह तो आपको पता होना चाहिए ना कि मार्श गैस मीथेन को ही कहते हैं। मार्शी एरियाज कौन से होते हैं? जहाँ पर पानी वगैरह खरा होता है, तो वहाँ पर ये ज़्यादातर पाई जाती थी, इस वजह से इसका नाम जो है वो मीथेन, मार्श गैस रख दिया गया, मीथेन गैस का। अच्छा, ये जो थे कुछ साइंटिस्ट ने इन 3 बेसिस पे नाम रखे। साइंटिस्ट जिस पे काम कर रहे थे उसकी बेस पे, सोर्स की बेस पे, हिस्ट्री की बेस पे। इसके अलावा साइंटिस्ट ने कहा, पुराने साइंटिस्ट नहीं, कि हम कितनी को देर इस तरह नाम रखते रहेंगे। उन्होंने छोटा सा एक सिस्टम तैयार कर लिया जिसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक नाम रखते थे। ये भी पुराना सिस्टम ही है, IUPAC नहीं है। उस सिस्टम में वो क्या करते थे, जिस तरह एक ये कंपाउंड ले लिया उन्होंने CH3, इसमें वो क्या करते थे, अगर इसका उन्होंने नाम रख दिया इथेन, तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो 3 कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम में ना 3 कंपोनेंट्स होते थे उनके।
एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में कंपोनेंट होता था जिसका नाम था सफिक्स। सफिक्स क्या करता था, सफिक्स बताता था कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, Fg। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जिस तरह अगर ऑर्गेनिक किसी उसके नाम के एंड पर अगर ANE आ जाए ना, तो इसका मतलब होता था उसके अंदर क्या है, अल्केन्स है। तो मतलब अल्केन्स के लिए जो सफिक्स इस्तेमाल की जाती थी वो ANE इस्तेमाल की जाती थी। इसी तरह अल्कीन के लिए जो सफिक्स इस्तेमाल की जाती थी वो ENE इस्तेमाल की जाती थी। और अल्काइंस के लिए YNE सफिक्स इस्तेमाल की जाती थी। अल्कोहल के लिए जो है वो OL यूज़ करते हैं हम, IUPAC में भी। एल्डिहाइड के लिए AL यूज़ करते हैं। बाकी सब के लिए हम पढ़ते जाएंगे साथ साथ। बताने का मकसद ये है कि जो कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम के कंपोनेंट है उसमें एक सफिक्स होता है जो कि बताता है फंक्शन ग्रुप कौन सा है। एक उसमें होता है रूट वर्ड जो कि बताता है कि जो कार्बन की चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किस में, इन मेन चेन, कार्बन की मेन चेन में, ये नहीं कि टोटल कंपाउंड में। तो याद रखना कि ये मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है रूट वर्ड। जिस तरह ये देखिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो 2 कार्बन है और 2 कार्बन का रूट वर्ड यहाँ से देखें 2 कार्बन का रूट वर्ड होता है एथ। क्योंकि ये एक अल्केन था तो इसकी सफिक्स लगी ANE और चूंकि इसमें 2 कार्बन थे तो इसके पीछे हमने लगा दिया एथ। तो इस तरह ये इसका पूरा एक नाम बन गया जिसको कहते हैं इथेन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अच्छा, प्रीफिक्स क्या होती है। प्रीफिक्स हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये नाम से पीछे लगाते हैं। ये अमूमन जो है कॉमन IUPAC कॉमन नोमेनक्लेचर में इसको N भी लेते हैं, आइसो भी लिखते हैं और इसको नियोन भी लिखते हैं, नियो भी लिखते हैं। ठीक है, नियो। तो ज़्यादातर ये बताता है कि ब्रांचिंग, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ब्रांच कहाँ पर है और वो कितनी है, ये बताता है, ब्रांचिंग बताता है। तो तीनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। मकसद रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, प्रीफिक्स ब्रांचिंग और सफिक्स फंक्शन ग्रुप का बताता है। अच्छा, ये वाला जो नाम बना ना जिसमें हमने सफिक्स इस्तेमाल की, सफिक्स को मिलाया यहाँ पर और इसके साथ रूट वर्ड को मिलाया, ये जो नाम बना ना इसे हम कहते हैं पेरेंट नेम। क्या कहते हैं, पेरेंट नेम, पेरेंट नेम। अब इसके पीछे प्रीफिक्स लगाएंगे तो वो अलग एक और नाम देगा। प्रीफिक्स अभी ब्रांचिंग है तो हम लगा नहीं रहे। तो पेरेंट नेम जो है कैसे बनता है, फंक्शन ग्रुप और रूट वर्ड को मिलाने से। इसी तरह आपके सामने मैं एक और अल्केन लिख रहा हूँ यहाँ पर देखें, CH3 CH2 CH3। अब देखिए चूंकि ये अल्केन है तो हमें सफिक्स क्या लगानी है इसके एंड पर, ANE। तो हम क्या लगाएंगे, सफिक्स ANE। और इसके अंदर 3 कार्बन है और 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है, प्रोप। तो इसके हम पीछे क्या लगाएंगे, प्रोपेन, प्रोप लगाएंगे। तो इसका फुल नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और इसके चूंकि ब्रांचिंग नहीं है तो इसकी अभी सफिक्स हम प्रीफिक्स नहीं अभी लगा रहे। ठीक है, और ये जो बना है नाम जो कि सफिक्स और रूट वर्ड लगाने से बना है, इसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट नेम। ये इस कंपाउंड का क्या नाम है, पेरेंट नेम है। अच्छा, अभी आपको रूट वर्ड याद होने चाहिए कि कितने कार्बन के लिए कौन सा रूट वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 1 कार्बन के लिए मैथ्स इस्तेमाल करते हैं तो 1 कार्बन वाले अल्केन का नाम मिथेन हो जाएगा। चौथे के लिए ब्यूट इस्तेमाल करते हैं तो वो ब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरह इन कार्बन के रूट वर्ड्स को हम इस्तेमाल करते हुए हमने 10 अल्केन्स के नाम ज़रूर याद होने चाहिए। जिस तरह ऐसा अल्केन जिसके अंदर एक ही कार्बन है उसके जो रूट वर्ड होगा मैथ, और चूंकि सफिक्स ANE होती है तो इसका नाम पूरा हो जाएगा मिथेन। जिसमें 2 कार्बन है उसका इथेन हो जाएगा, जिसमें 3 कार्बन है उसका प्रोपेन हो जाएगा। अगर आप पीछे से देखते जाए ना यहाँ से आपको फिर रूट वर्ड और ANE लगाकर नाम आते जाएंगे पहले 10 अल्केन्स के। इसी तरह ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन है और पेंट जिसमें 5 कार्बन है उसमें लगता है, हेक्स जिसमें 6 कार्बन है उसमें लगता है। मगर फ़र्क यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो पहले साइंटिस्ट ने नाम रखे थे ना ये वाले, ठीक है ये नाम ठीक थे, मगर उन्होंने कुछ कंपाउंड्स के नाम आइसो N और नियो को भी यूज़ करते हुए रखे थे। मतलब क्या है, ये जो ब्यूटेन है ना जिसमें 4 कार्बन है, इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि चारों के चारों कार्बन क्या हो, एक चेन में हो। मतलब ये देखो 1 2 3 4, ये चारों कार्बन एक चेन में हो। एक तो आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो ब्यूटेन है जिसमें 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, इस ब्यूटेन का नाम होगा N ब्यूटेन।
ये पुराने साइंटिस्ट ने मतलब पहले ज़माने में उन्होंने एन बुटेन लगा दिया, क्योंकि इस तरह का एक और बुटेन था जिसमें कार्बन तो 4 ही थे, मतलब उसमें कार्बन तो 4 ही थे, मगर 4 में से 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में थे इस तरह, और एक इस तरह ब्रांच में था, सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच में था। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे कंपाउंड जिसमें सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच आ जाती थी, उसके नाम से पहले उन्होंने आइसो लिखना शुरू कर दिया, बाकी वैसे ही नाम था आइसो। चूंकि 4 कार्बन है तो बुटेन आ जाएगा, तो इसका नाम उन्होंने लिख दिया आइसो बुटेन। ठीक है, तो इस तरह बुटेन दो तरह के हो गए, एक एन बुटेन और एक आइसोबुटेन। अब आपको नाम से आइसोबुटेन का कोई स्ट्रक्चर इतना वाजे फ़र्क नहीं समझ आ रहा, ठीक है, यही इस कॉमन नेम की जो है वो लिमिटेशन थी कि इससे स्ट्रक्चर इतना ख़ास कोई समझ नहीं आता था पढ़ने से, नाम पढ़ने से। इसी तरह जो है पेंटेन, इसके भी हम देखते हैं कि पेंटेन एक तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि पाँचों कार्बन जो है पेंटेन के वो इस तरह एक स्टेट एक चेन में हो, 3 हो गया कार्बन, चौथा कार्बन ये। तो अब जो स्ट्रेट चेन में है उसके लिए हम क्या लिखते थे, पहले वाले साइंटिस्ट लिखते थे एन पेंटेन। एन क्यों, क्योंकि स्ट्रेट चेन में है, पेंटेन क्यों, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, और ANE क्यों, क्योंकि ये अल्केन है। इसी तरह इस पेंटेन का एक और फॉर्मूला लिखा जा सकता है जिसमें हम 4 कार्बन तो एक चेन में रख लें, मगर जो 5वां कार्बन है उसको हम सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच बना दें, और जिसमें सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच आ जाए उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया था उन्होंने, आइसो। क्या यूज़ किया था, तो इसका नाम हो गया आइसो पेंटेन। और एक पेंटेन का और फॉर्मूला बनाया जा सकता है जिसमें क्या है, जिसमें 3 कार्बन एक चेन में है, यहाँ पर मैं अगर साइड पे बना दूँ, यहाँ पर बना देता हूँ, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, यहाँ पर देखो 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, और जो बाकी 2 कार्बन है वो सेकंड लास्ट कार्बन पर ब्रांच बना रहे हैं इस तरह। तो ये वाला जो उन्होंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया जिसमें सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच आ जाती है, ऐसे को हम कहते हैं नियो, क्या, नियो पेंटेन। तो नियो तब हम इस्तेमाल करेंगे जब सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांचेस आ जाए, एक ये वाली और एक ये ऊपर वाली, ठीक है। तो इस तरह के जो फॉर्मूलाज थे जो कि जिसमें आइसो, नियो और एन का इस्तेमाल किया जाता था पहले वाले साइंटिस्ट का, वो कॉमन नेम की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कॉमन नेम में हम हमेशा जब भी इस्तेमाल करेंगे एन, आइसो और नियो वगैरह उसमें इस्तेमाल होते हैं। इसी वजह से तो जो मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था कि क्या इस कंपाउंड का नाम IUPAC नोमन ये वाला है, तो इसमें चूंकि आइसो आ रहा है तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता, ये इसका कॉमन नेम तो हो सकता है मगर IUPAC नोमन की नेम नहीं हो सकता। तो ठीक है, इस तरह के और भी मज़ीद हम कंसेप्ट सीखते जाएंगे। तो ये इसका कॉमन नेम था। अब ये मैंने क्यों कॉमन नेम बनाया, अगर आपको आगे कहीं पर आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन का रिएक्शन आ जाए और वो सवाल में लिखा हो कि आइसोपेंटेन रिएक्ट विद क्लोरीन देन द प्रोडक्ट इज, तो आपको आइसोपेंटेन का ही नहीं पता तो आप कैसे प्रोडक्ट बता पाएंगे उसकी, तो आपको ये नाम आने चाहिए, ठीक है। आगे भी हम इसके नोमेनक्लेचर जब हम दूसरी क्लासेस के पढ़ेंगे तो उसमें भी कॉमन नेम ज़रूर पढ़ते जाएंगे साथ साथ। तो कॉमन नेम से आपको एक तो बात समझ में आ रही है कि कॉमन नेम्स में एन कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब सारे कार्बन एटम्स क्या हो, सेम कंटिन्यूस चेन में हो। जिस तरह ये देखो, ये एन ब्यूटेन हम कब इस्तेमाल किया, जब सारे कार्बन एटम कंटिन्यूस चेन में है। और आइसो हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब सारे कार्बन एटम कंटिन्यूस चेन में हो मगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो, कहाँ पर, सेकंड लास्ट कार्बन पे। जिस तरह ये देखो, ये आइसोब्यूटेन में सेकंड लास्ट कार्बन पे, ये सेकंड लास्ट कार्बन था, इसके ऊपर ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये एक, इसके नाम से पहले हम आइसो लिखेंगे। और नियो कब इस्तेमाल करेंगे, जब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हों सेकंड लास्ट कार्बन पे, तो ये हमने एक पढ़ी। ये नियो कब इस्तेमाल किया, जब 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ये वाला और एक ये नीचे वाला, ये सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। बच्चों ये तो हमारा कॉमन नेम पूरा आ गया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे अल्काइल रेडिकल टॉपिक की तरफ, मगर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ना, जिस तरह मीथेन के अंदर एक कार्बन है, इथेन के अंदर 2, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम इस तरह भी लिखते हैं मगर इसको स्टिक स्ट्रक्चर, स्टिक वाले फॉर्मूला से भी लिखते हैं, जिसमें ये जो 2 कोने होते हैं ना स्टिक के, ये बताते हैं कार्बन को। चूंकि इसमें 2 कार्बन है तो इसका स्टिक फॉर्मूला इस तरह लिखा जाएगा। और जिस तरह प्रोपेन, इसमें 3 कार्बन है तो इसका स्टिक फॉर्मूला इस तरह 3 कोनों बनाकर लिखा जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर ब्यूटेन है तो इसका जो स्टिक फॉर्मूला है, 4 कार्बन है तो 4 कोने इसके बनाए जाएंगे इस तरह।
हर कोना एक एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह पेंटेन के 5, 1 2 3 4 5, तो इसके 5 कार्बन 1 2 3 4 5। और हेक्सेन के 6 बनाएंगे आप, 1 2 3 4 5, 6 पूरे हो गया मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कोने कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत नहीं होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, और अंडरस्टूड है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन होंगे ही। अच्छा, इसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखें तो जो आइसोब्यूटेन है इसका स्टिक फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, इसमें 3 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है और ये जो दूसरे कार्बन है इसके ऊपर ब्रांच है, तो हम दूसरे के ऊपर एक ब्रांच लगा देंगे इस तरह। इसी तरह आइसोपेंटेन का कैसे लिख सकते हैं, इसमें 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, 1 2 3 4, और दूसरे कार्बन पे क्या है, ब्रांच है, तो दूसरे में हम इस तरह ब्रांच लगा देंगे। इसी तरह अगर हम नियोपेंटेन का लिखना चाहें तो इसमें 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और दूसरे कार्बन के ऊपर एक, ये स्ट्रेट चेन में है 3 कार्बन, और दूसरे के ऊपर 2 ब्रांचेज हैं, तो हम दूसरे पे 2 लगाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो आपको स्ट्रिक फॉर्मूला भी आना चाहिए इनका, ठीक है। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कॉमन नेम तो हमारा हो गया, दैट इज अल्काइल रेडिकल। एक अच्छा टॉपिक है, अगर आपने नोमेनक्लेचर पढ़ना है तो उसमें ब्रांचिंग, जो ब्रांच लगी होगी या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा होगा, उसमें आपको ये नाम बहुत अहम देंगे। अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं जी, जब हम एक हाइड्रोजन एटम लूज कर दें, निकाल दें अल्केन से, तो वो क्या बना देते हैं, अल्काइल रेडिकल बना देते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक अल्केन है CH4 जिसका नाम है मीथेन। इसमें से अगर हमने एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, तो एक हाइड्रोजन को माइनस करने के बाद क्या बच जाएगा, ये CH4 से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CH3 बच गया। और ये जो CH3 बचा है ये कहलाएगा अल्काइल रेडिकल, किसका, मीथेन का अल्काइल रेडिकल। और ये जो अल्काइल रेडिकल बना है इसका जब हम नाम लिखेंगे तो नाम लिखते वक्त हम क्या करेंगे, ये जो अल्केन है जिससे ये अल्काइल रेडिकल बना है उसका हम ANE रिप्लेस कर देंगे YL से। तो जब हमने मीथेन का ANE रिप्लेस किया YL से तो बन गया मिथाइल, तो ये अल्काइल रेडिकल का क्या नाम होगा, मिथाइल। इसी तरह एक दूसरा अल्केन है CH3 जिसका नाम इथेन हमने पीछे पढ़ा। इसका जब एक हाइड्रोजन लूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3, और दूसरे में से एक हाइड्रोजन लूज कर दिया, क्या बना, CH2, ये बन गया। अब इसका जब नाम रखेंगे तो इसके ये ANE में को हटा देंगे और इसके जगह पर क्या लगा देंगे, YL, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, ETHYL, इथाइल। तो एक नाम तो आपको काम तो समझ आ गया कि जो आप अल्काइल रेडिकल्स का नेम लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, ANE को रिप्लेस कर देते हैं किससे, YL से, तो ये अल्काइल रेडिकल का नाम बना देता है। इसी तरह हम आगे भी अल्काइल रेडिकल पढ़ेंगे। सब अल्केन्स के आप बना सकते हैं, अभी हमने 2 अल्केन के बनाए हैं, एक कार्बन वाले अल्केन के और दूसरे कार्बन वाले के। और ये अल्कीन, ये जो इथाइल है ना, इथाइल, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें 2 कार्बन है C2 और 3 ये कार्बन और 2 हाइड्रोजन, 3 ये हाइड्रोजन 2 ये 5 हाइड्रोजन, C2H5 भी लिख सकते हैं। जहाँ पर आपको C2H5 लिखा हो तो समझ जाना ये इथाइल ग्रुप की बात कर रहा है, इथाइल रेडिकल या इथाइल ग्रुप की। अगर आप देखें तो इसमें C2H5 ये अल्काइल रेडिकल के जो कार्बन हैं वो 2 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 5। अगर हम कार्बन को N ले लें तो हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन के नंबर को डबल करने के बाद एक ऐड होकर फिर पूरे हो रहे हैं, तो हम इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे CnH2n+1। तो इसका जनरल फार्मूला भी कभी कभार MCQ में आता है, तो ये क्या होता है, अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला CnH2n+1, जबकि अल्केन का क्या था, CnH2n+2। तो जब हमने अल्काइल रेडिकल बनाया, एक हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ से एक हाइड्रोजन भी निकलकर +1 आ गया। इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसकी करते हैं R से, मतलब R जहाँ पर भी लगा होगा ना तो आपने समझ लेना है कि कोई ना कोई यहाँ पर एक अल्काइल रेडिकल है। अल्काइल रेडिकल से मुराद कि या तो वहाँ पर मिथाइल होगा या वहाँ पर इथाइल होगा या फिर आगे हम पढ़ेंगे प्रोपाइल होगा या ब्यूटाइल होगा। अल्काइल रेडिकल से मुराद ये नहीं है कि R से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पर CH3 ही होगा, कोई भी हो सकता है, वहाँ पर ये C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है और आगे C4H9 भी हो सकता है। तो अल्काइल रेडिकल R से मुराद कोई भी अल्काइल रेडिकल है, एक कार्बन वाला 2 कार्बन वाला। तो अभी तक हमने एक कार्बन वाले का बनाया मिथाइल, 2 कार्बन वाले का बनाया इथाइल। अब हम बनाते हैं अल्काइल रेडिकल प्रोपेन के।
तो बच्चों प्रोपेन के अल्काइल रेडिकल में क्या हो सकता है कि हम यहाँ से प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दें। तो जब यहाँ से तीसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाला बनेगा CH3 CH2 और यहाँ से एक निकालने के बाद CH2। ये जो अल्काइल रेडिकल बना है इसका नाम अब कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, ये ANE को रिप्लेस करेंगे किससे, YL से, तो इसका नाम हो जाएगा ANE को रिप्लेस किया YL से, प्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइल। और चूंकि इसमें देखो सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है और जहाँ से हमने हाइड्रोजन निकालना है वो भी चेन के अंदर ही आ रहा है, तो इसे हम लिखेंगे N प्रोपाइल, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि N उसके साथ लगाते हैं जिसमें सारे स्ट्रेट चेन में हो। एक इसका इस तरह अल्काइल रेडिकल बन सकता है कि हम ये सेंटर वाले एटम से एक हाइड्रोजन एटम निकाल लें। तो जब सेंटर वाले से एक हाइड्रोजन एटम निकाला तो उसमें एक बच गया, एक तो यहाँ से निकाल दिया हमने और बाकी क्या बच गया, CH3। अब ये वाला जो अल्काइल रेडिकल है इसमें जो हमने हाइड्रोजन एटम निकाला वो सेकंड वाले से निकाला यहाँ से, और जहाँ से हमने हाइड्रोजन एटम निकाला है वो वाला एटम, वो वाला कार्बन जो है वो सेकंड है, सेकंड लास्ट है, तो हम इसका नाम रखेंगे आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्या रखेंगे, आइसोप्रोपाइल। अच्छा जी, अब हम आते हैं अल्काइल रेडिकल बनाने हैं किसके, एन बुटेन के। एन बुटेन आपने पीछे स्ट्रक्चर पढ़ा है। एन बुटेन के अल्काइल रेडिकल कैसे बना सकते हैं जी, एक तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकालने के बाद क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और CH2, और यहाँ तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH और CH3। अब ऊपर वाला जो बना है उसमें चूंकि सारे एक स्ट्रेट चेन में है तो इसका नाम होगा एन बुटाइल, ANE को YL से रिप्लेस किया, एन बुटाइल। और नीचे वाला जो बना है इसमें चूंकि सेकंड कार्बन के ऊपर ये हमने ब्रांच बनाई है, या फिर एक यहाँ से हाइड्रोजन निकाला है, तो इसका नाम आप सोच रहे होंगे कि आइसोबुटाइल होना चाहिए, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका नाम जो है वो होता है सेकेंडरी बुटाइल। सेकेंडरी बुटाइल क्यों, मैं बताता हूँ। सेकेंडरी SEC सेकेंडरी बुटाइल। सेकेंडरी बुटाइल बच्चे इस वजह से क्योंकि जो आपने हाइड्रोजन निकाली है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकाली है वो वाला कार्बन आगे दो कार्बन से अटैच है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे सेकेंडरी बुटाइल। तो आप फिर इसका नाम रखेंगे सेकेंडरी बुटाइल। तो फिर आपने मुझसे सवाल करना है, अभी आपने सवाल करना है कि यहाँ से जब आपने हाइड्रोजन निकाली थी तो ये वाला कार्बन भी तो आगे दो कार्बन से अटैच है, तो इसको क्यों नहीं आपने सेकेंडरी बुटाइल कहा। मैंने कहा हाँ, इसको भी सेकेंडरी बुटाइल ही कहें, सेकेंडरी प्रोपाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोपाइल। तो आपने कहना है फिर अगर आपने इसको आइसोप्रोपाइल भी कह दिया, सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह दिया है, तो फिर अगले वाले को भी यही कह दें, इसको भी सेकेंडरी बुटाइल भी कह दें और इसको आइसो बुटाइल भी कह दें। मगर मैं कहूँगा नहीं, आइसो आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब आप सेकंड कार्बन के ऊपर या फिर सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक नीचे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। यहाँ पर चूंकि मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ तो हम इसके साथ आइसो नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो ये हरगिज़ भी आइसो नहीं हो सकता। ठीक है, ये आइसो नहीं हो सकता, ये सेकेंडरी बुटाइल होगा। तो आप फिर ये कहेंगे कि फिर इसको क्यों आइसो लिखा है, इसमें भी तो ब्रांच नहीं है, नीचे मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इसको इस वजह से आइसो लिखा है कि ये चलता आ रहा है। बस ये साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसको आइसोप्रोपाइल जो है तब से जो है मशहूर किया हुआ था, इसका नाम चलता आ रहा था, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, आइसोप्रोपाइल को सेकेंडरी प्रोपाइल भी कहा जा सकता है, मगर फेमस नाम इसका आइसोप्रोपाइल ही है। जबकि ये वाला कंपाउंड हम सेकेंडरी बुटाइल ही कहेंगे, इसके लिए आइसोबुटाइल इस लफ्ज़ इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तो ये आपने एक कंट्रोवर्सी बहुत देखी होगी सेकेंडरी बुटाइल की और आइसोप्रोपाइल की, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। इसी तरह यहाँ से जब आप एन आइसोबुटेन के अल्काइल रेडिकल्स बनाएंगे तो उसमें आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 CH CH3 CH2। अब इसमें देखें ज़रा कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है या फिर सेकंड कार्बन है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे आइसोबुटाइल। क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटाइल, क्योंकि इसमें सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, जो कि हमने पहले कहा कि आइसो उसके पीछे लगाएंगे जिसमें क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा सेकंड लास्ट कार्बन पे।
तो वो उसके साथ आइसो लगेगा। और इसका दूसरा जो अल्काइल रेडिकल बन सकता है वो इस तरह बन सकता है कि हम ये वाले हाइड्रोजन सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव करें, तो उसको रिमूव करने से बनेगा ये CH3 CH3 CH3, और यहाँ से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया। तो अब इसमें देखें जिस कार्बन से हमने हाइड्रोजन रिमूव की है ये वाला कार्बन, वो आगे एक इधर और एक नीचे 3 कार्बन से अटैच है। तो इस तरह के कंपाउंड जिसमें वो 3 आगे अटैच हो उसे हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। जिसमें आगे दो से अटैच था ये वाला वो सेकेंडरी था, जिसमें 3 से वो टर्शरी। तो यहाँ तक हम अल्काइल रेडिकल्स पढ़ेंगे। बाकी आप आगे पेंटेन के बनाएंगे तो उससे पेंटाइल बन जाएगा अल्काइल रेडिकल, हेक्सेन के बनाएंगे तो हेक्साइल बन जाएगा। इसी तरह आप बनाते जाएंगे, मगर हमारे जो नोमेनक्लेचर में ज़्यादातर इस्तेमाल होगा वो मिथाइल और इथाइल का होगा, तो आपको ये ज़रूर आने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में फ़र्क आना चाहिए। एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल कहाँ पर इस्तेमाल होंगे इसका फ़र्क आना चाहिए। हालांकि ये एक नोमेनक्लेचर जो है ये एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ये कौन सा है, कॉमन के IUPAC ये कॉमन है, एन और आइसो जहाँ पर आए वो कॉमन है। तो ये अल्काइल रेडिकल्स का ये कॉमन नोमेनक्लेचर है। जब आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, जिस तरह मैं ये वाला कंपाउंड जो मैंने आपको शुरू में बताया इसका जब नाम बताऊँगा ना, तो यहाँ पर ये एन प्रोपाइल का नोमेनक्लेचर IUPAC भी बताऊंगा। अभी तो सॉरी आइसोप्रोपाइल का नोमेनक्लेचर IUPAC भी बताऊंगा। अभी तो आइसोप्रोपाइल इसका कॉमन नेम है ना, तो इसका नोमेनक्लेचर वहाँ पर IUPAC भी देखेंगे अल्काइल रेडिकल्स का हम कैसे लिखते हैं। मैं लगता है ज़्यादा तेज़ी से बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तो हमने अल्काइल रेडिकल्स पढ़ लिया और ये सब कुछ पढ़ लिया और नोमेनक्लेचर का कॉमन नोमेनक्लेचर भी देख लिया। अब हमारे पास बारी है कि हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ें। कौन सा, IUPAC। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होते रहे ना, तो ज़्यादा होते गए तो फिर साइंटिस्ट को प्रॉब्लम आती गई कि जो कॉमन नोमेनक्लेचर है जिसमें हम एन आइसो नियोन लगाते हैं वो इतना काम नहीं कर रहा, उससे स्ट्रक्चर की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि क्या क्या नाम रखें। तो फिर उन्होंने एक बहुत सोच समझ के एक इंटरनेशनल यूनियन है जो कि केमिस्ट्री की है, उन्होंने फिर एक रूल्स डिज़ाइन कर लिए जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं हर क्लास को। तो उसमें से एक अल्केन्स के जो रूल हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। अल्केन्स के रूल में सबसे पहला रूल है कि जब भी आपके पास कोई अल्केन आ जाए तो उसमें आपने क्या करना है। सबसे पहले तो अल्केन्स का ये बात समझ लें कि अल्केन्स की जो ऐसे अल्केन है जिसमें ब्रांच नहीं होती, ये देखो ये सारे ऐसे ही थे ना, इसमें ब्रांच नहीं थे, सीधे सीधे अल्केन, उसके नाम तो हम ये लिख चुके हैं 10 नाम, उसके नाम तो उन्होंने पहले ही बता दिए थे साइंटिस्ट ने। अब हम जो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे उसमें ज़्यादातर वो पढ़ेंगे जिनमें ब्रांच आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के जो अल्केन्स हैं उसके नाम के लिए आपके पास पहला रूल है कि आपने जब आपके पास अल्केन आ जाए तो आपने ढूंढना है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी है इसमें, इस पूरे कंपाउंड में। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट से क्या मुराद होता है, सबसे लंबी। कंटिन्यूस से मुराद मुसलसल, कि मतलब ये देखो अब इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट से मुराद के सबसे लंबी, सबसे ज़्यादा कार्बन वाली, और मुसलसल से मुराद कंटिन्यूस। अब इसमें अगर आप देखें एक आपको ये चेन मिल रही है जिसको मैं पर्पल से लाइन कर रहा हूँ, ये देखें CD। अब इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन है कि नहीं देखते हैं। अभी ये 6 कार्बन वाली एक हमें चेन मिल रही है और ये मुसलसल भी है, मतलब हमें पेन उठाना नहीं पड़ रहा, हम सीधी लेके जा रहे हैं इसको। और एक चेन ये बन रही है जिसमें हम ये ऐसे भी बन रही है, ठीक है, ये ऐसे भी बन रही है ना। तो ये चेन जो है ये भी एक कंटिन्यूस तो है, इसमें हमें पेन उठाना नहीं पड़ रहा, इस तरह आ रही है। मगर क्या ये लॉन्गेस्ट है? इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, जबकि पहले वाले में कितने थे, इसमें 6 कार्बन थे और इसमें कितने हैं, 5। तो फिर लॉन्गेस्ट तो ऊपर वाली हुई ना, पर्पल वाली ज़्यादा लॉन्गेस्ट हुई। तो फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे पर्पल वाली को, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट है और कंटिन्यूस भी है। तो हमारे पास जो सिलेक्ट हुई है वो चेन कौन सी है, ऊपर वाली। तो इसको मैं मार्क कर ले लो कि कौन से हमने चेन सेलेक्ट की है, ये वाली चेन सेलेक्ट की है, इसको हम लेके चलेंगे जी। अब आपने एक बात याद रखनी है कि आपने ये नहीं कहना कि यहाँ पर ये वाली चेन भी तो एक बन रही है, ये ऐसे फिर वापस जाओ फिर ऐसे, मगर ये चेन नहीं है क्योंकि इसमें आपने दोबारा पेंसिल फेर दी, यहाँ से इस तरह दोबारा चलेगी, तो ये लॉन्गेस्ट नहीं चेन है।
तो लॉन्गेस्ट चेन आपने मुसलसल कंटिन्यूस चेन वो वाली ढूंढनी है जिसमें आपको पेंसिल ना उठानी पड़े। तो हमने ये वाली एक चेन ढूंढ ली थी इसमें। अब लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करने के बाद पहला रूल तो यही था कि आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन देखनी है। अब यही लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूस जो आपने देखी है वही इस कंपाउंड का पेरेंट नेम रखेगी। पेरेंट नेम से क्या मुराद है कि हमने पीछे देखा इसमें सफिक्स कौन सी आएगी, सफिक्स में आएगी ANE। क्यों? क्योंकि ये एल्केन है और एल्केन के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं हम, ANE लगाते हैं, तो इसकी सफिक्स क्या आएगी, ANE। और पेरेंट जो आपने चेन सेलेक्ट की है लॉन्गेस्ट, उसमें कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, हेक्स। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन। हेक्सेन। इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, वो मैंने दे दी है, मगर आपने स्पेस नहीं देनी है इसमें, मैं करीब करके लिख देता हूँ, हेक्सेन। हाँ जी। तो अब ये तो पहला रूल हो गया कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, एक तो लॉन्गेस्ट हो और दूसरी कंटिन्यूस चेन हो, वो आपने ढूंढनी है, वो हमने ढूंढ लिया, उससे हमने पेरेंट नेम भी लिख लिया। दूसरा रूल है कि अब आपने ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट के दूसरा रूल है, दूसरा और तीसरा रूल इसके लिए लगेगा। दूसरा रूल ये कहता है कि जो आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ढूंढी है उसको आप नंबर करो, नंबर करो, और नंबर उस साइड से करना शुरू करना है जो कि सब्स्टिट्यूएंट के करीब हो, नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट हो। जो आपने कंपाउंड ऊपर लिखा है उसमें अगर आप देखें तो अगर हम इस तरफ से नंबर करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6, तो इस तरफ से शुरू करने पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला, ये तीसरे कार्बन पे आ रहा है। जबकि अगर आप इस तरफ से शुरू करें 1 2 3, ये वाला कार्बन 4, ये वाला 5 और ये वाला 6, तो इस तरफ से करने पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कार्बन नंबर 4 पे आ रहा है। तो नज़दीक किस तरफ से पढ़ रहा है, नज़दीक ये ऊपर वाली यहाँ से पढ़ रहा है, तो हम फिर ऊपर वाली काउंटिंग को ही करेक्ट मानेंगे। तो नंबरिंग आपने उस तरफ से करनी शुरू करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ेगा। तो हम किस तरफ से हम नंबरिंग करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा है और वो यहाँ से पढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह हमने नंबरिंग कर ली। अब आपने ढूंढना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पे अटैच है, जिस तरह वो इस कार्बन पे अटैच है, उस कार्बन का नंबर क्या है, और वही कार्बन का नंबर आपने इस सब्स्टिट्यूएंट के नाम के साथ लिखना है। और ये सब्स्टिट्यूएंट ये पेरेंट नेम से पहले आएगा, पेरेंट नेम बाद में आएगा और फिर पेरेंट नेम सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा। जिस तरह यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल, ये CH3 सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसका नाम क्या है, मिथाइल। और ये सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे है, 3 पे, तो हम इसमें लिखेंगे 3 मिथाइल हेक्सेन। तो इस आप याद रख लीजिएगा कि जो नंबर और वर्ड के दरमियान आता है वो डैश आती है। इसी तरह हम यहाँ पर भी डैश लिखेंगे, 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन क्यों हुआ, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन थे। मिथाइल क्यों हुआ, क्योंकि ये साइड चेन में मिथाइल ग्रुप अटैच था। 3 क्यों आया, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच था वो तीसरा कार्बन था। तो ये इस कंपाउंड का नाम लिखने का तरीका था जिसमें हमने 3 रूल पढ़े। पहला कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आपने देखनी है, दूसरा के नंबर करना है चेन को, और तीसरा था कि आपने जो चेन को नंबर किया है उसमें जो मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पे अटैच है उस कार्बन की पोजीशन बतानी है नंबर के साथ। ठीक है, ये 3 रूल जो है आपने यहाँ पे इस्तेमाल किए। तीसरे में आपने बताया कि नंबर जो आपको दूसरे रूल से मिला है उसको लोकेशन बताएं सब्स्टिट्यूएंट की किस कार्बन पे अटैच है। ये 3 रूल के बाद आपको एक चौथा रूल आता है कि पहले तो हमने ये पढ़ा कि एक सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच हो, ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर इस तरह नाम लिखते हैं। अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, जिस तरह एक ये है और एक ये है, 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो फिर आप कैसे नाम लिखेंगे। तो दूसरे रूल को, चौथे रूल को पढ़ते हैं कि 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा। तरीकाकार वही है, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ढूंढेंगे, पहले वो तो पूरी करें ना। तो उसके लिए आप अगर आप देखेंगे तो एक चेन आपको ये मिल रही है, ये वाली 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। ठीक है, एक ये चेन मिल रही है, देखते हैं कोई और चेन तो नहीं मिल रही। अगर आप देखें तो आपको एक चेन ये भी मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली। ओह हो, पहले वाली ये पर्पल वाली में भी 6 कार्बन थे, इसमें भी 6 कार्बन थे, दोनों ही 6 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट हैं और कंटिन्यूस भी हैं। अब यहाँ पर मसला पैदा हो जाता है कि हम किसको सिलेक्ट करें, किस वाली को सिलेक्ट करें। एक और देखें ज़रा, एक चेन ये भी बनती है, 1 2 3 4 5 6, अब ये भी 6 कार्बन वाली है।
तो तीनों चेन जो हमने देखी है ये 6 कार्बन वाली है, तो लॉन्गेस्ट भी 6 कार्बन की है और मुसलसल भी है, कॉन्टिन्यूस भी है। हम किसको सिलेक्ट करें? तो इस तरह जब दो या दो से ज़्यादा चेन आपस में कंपटीशन में आ जाएं कि किसको सिलेक्ट करना है, जबकि उनमें कार्बन के एटम सेम हो, तो आपके पास रूल ये है कि आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें मोर सब्सटीट्यूएंट हो, मोर सब्सटीट्यूएंट हो, जिसके साथ क्या हो, मोर सब्सटीट्यूएंट्स लगे हों। अगर आप ये पर्पल वाली को देखें तो पर्पल वाली को जब हम देखते हैं तो इसके साथ दो सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पर्पल वाली के साथ 2 सब्सटीट्यूएंट है। जबकि आप ये वाइट वाली को देखें तो वाइट वाले के साथ जो है वो 2 ही सब्सटीट्यूएंट है, एक उसमें ये वाला और एक ये वाला, 2 सब्सटीट्यूएंट। तो वाइट के हिस्से में भी 2 ही जाता है। और जबकि ग्रीन वाली को देखें तो ग्रीन के हिस्से में भी 2 ही सब्सटीट्यूएंट है। ग्रीन यहाँ से इस तरफ है तो इसमें एक ये सब्सटीट्यूएंट आ रहा है और एक ये वाला जो कि रिंग में नहीं, चेन में नहीं आ रहा है। तो ग्रीन में भी 2 ही सब्सटीट्यूएंट है। तो आपका तो ये रूल था जिसके साथ ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट हो उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ये रूल तो यहाँ पर फेल हो गया, सबके साथ ही 2-2 सब्सटीट्यूएंट आ रहे हैं। तो इस रूल के अगर ये रूल में सब्सटीट्यूएंट सेम आ जाए तो आपने क्या करना होता है कि कोई भी फिर चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं, तीनों में से अब कोई भी आप चेन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो रूल था जिसमें कार्बन चेन जो है एक से ज़्यादा आ जाए सिलेक्ट होने के लिए, वो रूल नंबर 7 था। अब चूंकि इस कंपाउंड पे भी अप्लाई हो रहा था तो मैंने आपको बता दिया, वो वहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो अब ये रूल था कि जिसके साथ ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट हो वो चेन को सिलेक्ट करना है, और अगर वो भी फेल हो जाए, सब्सटीट्यूएंट की मिकदार भी सेम आ जाए, तो फिर आपने देखना है कि कोई भी चेन ले लें, फिर आप कोई भी चेन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो चेन ले रहे हैं ये पर्पल वाली ले रहे हैं, बाकी हमने कैंसिल कर दी है, ठीक है जी। यहाँ पर कौन सी ले रहे हैं? पर्पल वाली ले रहे हैं, बाकी सबको हम कैंसिल कर लेते हैं। ये ले जी पर्पल वाली अब ले रहे हैं तो इसको आप सिलेक्ट कर लें। पर्पल वाली को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये हम ले रहे हैं चेन, ठीक है। अच्छा, अब रूल हमारा ये वाला चौथा था, हम 7वें रूल पे पहले पढ़ लिया हमने कि 7वां रूल कहता है कि वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट हो और सब्सटीट्यूएंट भी सेम आ जाए तो फिर कोई भी चेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चौथा रूल हमारा ये कहता है कि अब सब्सटीट्यूएंट हमने चेन तो सिलेक्ट कर ली, चेन में कितने कार्बन है? 6, तो इसका पेरेंट नेम क्या आ जाएगा? हेक्सेन। क्या आ जाएगा? हेक्सेन। ANE क्योंकि ये अल्केन है और हेक्स क्योंकि इसमें पेरेंट चेन में 6 कार्बन है। अब इसमें जो अगर नंबर करना शुरू करना है, अब हमने नंबर किस तरफ से शुरू करना है? जहाँ से जो सब्सटीट्यूएंट है वो करीब पर है। तो यहाँ पर देखें ये सब्सटीट्यूएंट दूसरे पे आ रहा है, अगर हम इस तरफ से शुरू करें तो ये 1 पे आ जाएगा, और अगर हम इस तरफ से शुरू करें तो 1 2 3, तो सब्सटीट्यूएंट पहला जो है वो तीसरे पे आ रहा है। करीब कहाँ से पड़ रहा है? इधर से 1 2 से। तो हम इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन बतानी है, तो सबसे पहले हमारे पास सब्सटीट्यूएंट है एक मिथाइल है, ये मिथाइल जो कि कहाँ पर है? कार्बन नंबर 2 पे है, तो 2 पे है मिथाइल, और 4 पे है CH2CH3 जो कि इथाइल है, तो 4 पे है इथाइल। अब आपने ये दोनों सब्सटीट्यूएंट को नाम को इस पेरेंट नाम से पहले लिखना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने पहले मिथाइल लिखना है या पहले इथाइल लिखना है? तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली सुनात के पहले M आता है ABC में या E आता है। तो चूंकि पहले ABC में E आता है तो हम पहले इथाइल लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे 4 इथाइल, उसके बाद फिर मिथाइल लिखेंगे 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये आपने इसका नाम लिख लिया कि जब एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट हो और सब्सटीट्यूएंट डिफरेंट तरह के हों, जिस तरह एक मिथाइल एक इथाइल, तो आपने देखना है कि वो वाला सब्सटीट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे जिसका ABC में नाम पहले आता हो, और इसमें जो है वर्ड और लेटर के दरमियान डैश लगाएंगे। ये देखें, ये लेटर और ये वर्ड के दरमियान डैश लगाई, यहाँ पर भी डैश 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 आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो था कि जब एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट आ जाए। तो ये चौथा रूल कहता है कि जब एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट आ जाएं तो आपने हर सब्सटीट्यूएंट को एक नंबर देना है और उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? अल्फ़ाबेटिकली, जैसा कि इथाइल को पहले लिखना है मिथाइल से, और हर किसी को एक नंबर देना है। जिस तरह इथाइल का नंबर हमने 4 लिखा क्योंकि वो 4 नंबर पे है, और मिथाइल का 2 लिखा क्योंकि वो 2 नंबर पे है। अब यहाँ पर तो सब्सटीट्यूएंट जो थे वो 2 तो थे मगर डिफरेंट थे, एक इथाइल एक मिथाइल।
ठीक है, डिफरेंट थे। अब हो सकता है कि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो दूसरे कार्बन पे अटैच है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम ही कार्बन पे अटैच हो, जिस तरह ये वाला कार्बन है इसके साथ मिथाइल भी अटैच है, इथाइल भी अटैच है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वही काम करेंगे, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ही ढूंढेंगे। लॉन्गेस्ट चेन अगर देखेंगे तो ये वाली होगी, जिसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। अगर ये वाली ढूंढेंगे 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 6 कार्बन ही आएंगे, मगर वो हमने पीछे भी पढ़ा है कि दोनों में सेम ही सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, तो ये इसके साथ भी हम ये वाली चेन लेके चलेंगे पहले वाली। देखिए ना बच्चों, ये 6 कार्बन आ रहे हैं, और इसमें अगर ये सिलेक्ट करेंगे तो इसमें भी 6 कार्बन है। क्यों, 1 2 3 4 और ये 2 कार्बन है, 6 हो जाएंगे ना। तो दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं पीछे वाले रूल के मुताबिक, जो हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 7 से भी ये हो सकता है। अच्छा, तो हम ऊपर वाली चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ऊपर वाली चेन को सिलेक्ट कर लिया तो उसमें कितने कार्बन है, 6। तो पेरेंट नेम क्या हो जाएगा, अभी पेरेंट नेम फिर हो जाएगा हेक्सेन। क्या हो जाएगा, पेरेंट नेम हेक्सेन, यार पेरेंट नेम इसका हो जाएगा हेक्सेन। अब दूसरा रूल क्या था कि आपने नंबर करना शुरू करना है उस तरफ से जहां से आपको ब्रांच नज़दीक पड़ती हो। तो अगर आप देखें ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट एक ही चीज़ है, तो अगर आप देखें यहाँ से अगर हम नंबर करना शुरू करें 1 2 3, तो ब्रांच जो है तीसरे नंबर पे आ रही है। जबकि इधर से करना शुरू करें 1 2 3, तो ब्रांच चौथे नंबर पे आएगी। तो हम उधर से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब है, तो वो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, तो नंबर 3 ठीक से करना है आपने, ठीक है। अब आप सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखें, तो तीसरे कार्बन पर ही मिथाइल है, तीसरे पे ही मिथाइल है, ये वाला मिथाइल, और तीसरे कार्बन पर ही C2H5 जिसको हम क्या कहते हैं, इथाइल है। तो तीसरे पर ही इथाइल है, दोनों ही तीसरे पर है। मगर आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने नाम ऐसे ही लिखना है ABC के हवाले से। तो ABC में E पहले आता है, तो हम पहले लिखेंगे E और साथ उसका नंबर लिख देंगे 3 इथाइल। नो मैटर के नंबर दोनों का सेम है, आपने दोनों के साथ नंबर ज़रूर लिखना है। 3 इथाइल, फिर आ जाता है 3 मिथाइल हेक्सेन। इसके दरमियान ये जो सब्स्टिट्यूएंट है और ये जो पेरेंट नेम है, इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस होती है, इस वजह से मैंने स्पेस लिखी है। पीछे कहीं पर मैंने इनमें डैश लगा दी है, तो वो आपने कैंसिल करनी है, ये डैश नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इनमें स्पेस होती है, यहाँ पर भी। जी, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। 4 रूल हमने पढ़ लिए। अगर रूल्स को मैं थोड़ा सा आपको बयान कर दूं, तो पहला था लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ढूंढना, दूसरा था कि उसको नंबर करो जहां से ब्रांच नज़दीक पड़ रही हो, तीसरा था कि वो ब्रांच का पोजीशन लिखो, चौथा था कि अगर 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उनका नंबर आपने अलग अलग मेंशन करना है, और फिर पांचवा था कि अगर 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे आ जाए तो उसको फिर भी अलग अलग मेंशन करना है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट के नाम उसका लिखना है। अब जो है वो 6वां हमारे पास रूल है, 5वां था ये, अब 6वां हमारे पास रूल है कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं और वो एक ही तरह के होते हैं, जिस तरह ये देखो मिथाइल ही है, मिथाइल ही है, ये यहाँ पर भी देखो मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है। सब्स्टिट्यूएंट अगर एक ही तरह के होते हैं तो फिर आप क्या करते हो, वो हम देखते हैं। तो अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट एक ही तरह के आ जाए, तो सबसे पहले तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। इसमें देखोगे तो एक लॉन्गेस्ट चेन आपको ये मिल रही है, जो कि हम ये भी सिलेक्ट करेंगे, जिसमें 4 कार्बन है, और एक लॉन्गेस्ट चेन इसमें ये मिलेगी आपको 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है, और एक लॉन्गेस्ट चेन आपको ये वाली मिलेगी जिसमें 4 ही कार्बन होंगे, 1 2 3 4, ये ब्लू वाली। तो आपको जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है वो कौन सी करनी है, आप वही रूल जो मैंने आपको अभी पीछे बताया कि अगर एक से ज़्यादा चेन आ जाए तो फिर आपने वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा है। तो अगर आप ये रेड वाली को देखें तो इसमें ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, रेड वाली जब सेलेक्ट की तो इसमें 2 ब्रांचेज हैं, 1 2, तो रेड में 2 ब्रांचेज हैं। अगर वाइट वाली को देखें तो इसमें कौन सी ब्रांचेज हैं, वाइट में 2 ब्रांचेज हैं, इसमें भी एक ये है और एक ये है 2, तो वाइट में भी 2 ब्रांचेज हैं। और ब्लू में देख अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लू में देखें तो यहाँ पर भी 2 ब्रांचेज हैं, एक ये और एक ये, तो इसमें भी 2 हैं। तो जब ब्रांचेस भी सेम आ गई तो अब क्या रूल था, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो हम फिर रेड वाली सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो ये बहुत बार होगा जब ब्रांच जो है वो आपके पास चेन सेम आ जाएगी, तो फिर आपने घबराना नहीं है। चेन सेम आ गई, इसका पेरेंट नेम क्या होगा जी? चेन में है 4 कार्बन, तो 4 की वजह से ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अब चूंकि नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से ब्रांच करीब पड़े। तो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 ब्रांच 2 पे आ रही है, इधर से करें तो यहाँ पर भी 2 पे आ रही है, तो जहाँ से मर्जी कर सकते हैं। तो 1 2 इधर से कर लेते हैं, 3 4। तो 2 ब्रांचेज हैं, एक तो 2 मिथाइल, दूसरे पे मिथाइल है, और एक तीसरे पे भी मिथाइल है। तो अब क्या करें? इस तरह का काम, जब जो ग्रुप है, जो ब्रांचेज है वो सेम हो मिथाइल, तो इनको अलग अलग लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, एक ही बार लिख के इनके पीछे प्रीफिक्सेस लगा देते हैं। जैसा कि हम प्रीफिक्स लगाते हैं डाई, अगर दो ब्रांचेज हो सेम तो उसके लिए डाई, ट्राई अगर 3 हो, और अगर 4 हो तो वो टेट्रा। तो अभी 2 ब्रांचेज हमारे पास सेम, तो हम लिखेंगे डाई। क्या लिखेंगे? डाई, ब्रांचेस क्या है? मिथाइल। 2 थी सेम, तो उसके पीछे हमने डाई मिथाइल लिख दिया। अब है कहाँ पर थी, उसको हमने मेंशन करना है 2 और 3 पे। तो आप इससे पहले लिखेंगे 2 3। क्या लिखेंगे? 2 3। और जो नंबर है इनके दरमियान आप कोमा लिखेंगे, और जो नंबर और लेटर है उसके दरमियान डैश लिखेंगे। तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। आपने इस तरह नहीं लिखना कि पहले 2 मिथाइल लिखा, फिर आपने 3 मिथाइल लिखा, दोनों को अलग अलग लिखा, और फिर 7 ब्यूटेन लिखा। ये आपका गलत हो जाएगा। अगर ब्रांचेस सेम है तो उसको अलग अलग लिखने के बजाय उसके साथ ये इस्तेमाल करें, डाई ट्राई। 3 ब्रांचेज है तो ट्राई करें सेम, और अगर 2 ब्रांचेज सेम है तो उसके लिए डाई इस्तेमाल करें। ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला फिर करेक्ट होगा। इसको मैं अगर सीधा करके लिखूँ 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो 6वां रूल यही है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आइडेंटिकल सेम तरह के आ जाएं, तो उसके लिए आपने डाई ट्राई और टेट्रा प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करनी है। और जो नंबर्स होंगे उनको आप कोमा से सेपरेट करेंगे। नंबर्स होंगे उसको किससे सेपरेट करेंगे? कोमा से। और हर किसी का नंबर ज़रूर बताना है। जिस तरह यहाँ पर देखो नंबर आपने बताया है कि एक 2 पे है और एक 3 पे है। इसी तरह कंपाउंड देखें, इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ढूंढेंगे और आपको मिलेगी ये वाली लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। इसमें कार्बन कितने हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में? 1 2 3 4 5। तो इसका पेरेंट नेम क्या आ जाएगा जी? पेरेंट नेम इसका आ जाएगा 5 कार्बन की वजह से पेंटेन। क्या आ जाएगा? पेंटेन। अब चूंकि इसकी ब्रांचेस 3 है और तीनों ही क्या है? मिथाइल। ठीक है, तीनों ही क्या है? मिथाइल, सेम तरह की ब्रांचेज हैं। और हम शुरू कहाँ से करेंगे नंबरिंग? यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब ब्रांचेज कहाँ पर है? दूसरे कार्बन पे, तीसरे पे और चौथे पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 ब्रांचेज है तो लिखेंगे ट्राई मिथाइल, और ब्रांचेज कहाँ पर है? 2 3 4। तो हम साथ नंबर लिखेंगे 2 3 4। 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। ये नहीं लिखना आपने 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेन, वो गलत होगा। सारे मिथाइल को इकट्ठा लिख के साथ प्रीफिक्स लगाएं ट्राई मिथाइल, तो वो सही हो जाएगा। इसी तरह एक और है, इसमें देखें ज़रा, इसमें एक सीधी सीधी चेन कौन सी बन रही है? लंबी और कंटिन्यूस चेन ये बन रही है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें लंबी और कंटिन्यूस चेन ये बन रही है। इसमें चेन में कार्बन कितने हैं? 4। तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा या पेरेंट वर्ड हो जाएगा ब्यूटेन, 4 कार्बन की वजह से। और अब में इसमें नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 4 मिथाइल ग्रुप हैं, जिसमें से 2 जो है वो दूसरे कार्बन पर है और 2 जो है वो तीसरे कार्बन पर है। 4 की वजह से लफ्ज़ आएगा टेट्रा मिथाइल। अब पोजीशन लिखेंगे तो 2 जो है वो दूसरे कार्बन पर है, तो हम दूसरे कार्बन पर जो 2 है उसकी वजह से 2 2 बार लिखेंगे, और 2 जो है वो तीसरे कार्बन पर है, तो इस वजह से 3 भी 2 बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह आप जो है वो जब सेम तरह की ब्रांचेज आ जाए तो उसमें डाई ट्राई और टेट्रा इस्तेमाल करके लिखेंगे, और नंबर साथ डबल करेंगे। ठीक है, नंबर लिखते जाएंगे, जो जो नंबर होगा वो लिखते जाएंगे। जिस तरह हमने
पीछे देखो एक ही कार्बन पे 2 ब्रांचेज आ गई थी तो उस नंबर को रिपीट किया था ना, ये देखिए 3 3, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर भी इसको रिपीट करेंगे 3 3, मगर रिपीट के साथ वो आगे टेट्रा वगैरह आ जाएगा। 7वां रूल आप अभी पढ़ चुके हैं पीछे। ज़्यादातर जो आपके जो नोमेनक्लेचर है वो 6वें रूल तक हो जाता है। 7वां रूल अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा ब्रांचेस कंपीट होने के लिए आ जाए सिलेक्शन के लिए, एक से ज़्यादा ब्रांचेज जो है वो कंपीट होने के लिए आ जाए, तो आप किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे जिसकी ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। और अगर सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आ जाए तो फिर आप उसको सिलेक्ट करेंगे, कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे फिर आप। जिस तरह इसमें देखिए, इसमें एक ये चेन बन रही है जिसमें 7 कार्बन है, और इसमें एक चेन और बनती है जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये वाली। इसमें क्या है, इसमें क्या है, 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखें दोनों चूंकि 7 कार्बन है दोनों में, तो अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी चूज करें। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा किसके साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं। अगर वाइट वाली देखें तो इसमें 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट है वाइट वाली के साथ। और अगर आप रेड वाली को देखें तो रेड में एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये है, और एक ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रेड वाला सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसमें कितने हो गए, 3। तो रेड वाली में 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं जबकि वाइट वाले में 4 आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेड वाली में 3 है, वाइट वाले में 4 है। तो ज़्यादा किसके साथ है, वाइट वाली के साथ। तो हम वाइट वाली लाइन को चूज़ करेंगे, वाइट वाली को हम पेरेंट अपना नाम लेकर चूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर वाइट वाली को चूज़ कर लेंगे। फिर वाइट वाले में कितने कार्बन है, 7। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। क्या हो जाएगा पेरेंट नाम, हेप्टेन। अब नंबरिंग किस तरफ से करना शुरू करेंगे, जिस तरफ से ब्रांच नज़दीक पड़े। अगर आप देखें इस तरफ से करें तो ब्रांच दूसरे पे आ रही है, जबकि इस तरफ से करेंगे तो 1 2 3 ब्रांच तीसरे पे आ रही है। तो हम इस तरफ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ब्रांचेस को देखें तो ब्रांचेस किस किस कार्बन पे हैं। एक तो है 2 पे मिथाइल, एक 3 पे मिथाइल है, और एक 4 पे प्रोपाइल है। क्या है, प्रोपाइल। और एक 5 पे मिथाइल है। अब ये डिफरेंट तरह की ब्रांचेस हैं, आपको देखना पड़ेगा इन ब्रांचेस में से एबीसी में पहले कौन आता है। तो इन मिथाइल और प्रोपाइल में एबीसी में पहले क्या आता है, पी ही आता है मेरे ख्याल से, KLMNOP, सॉरी एम आता है पहले। तो हम पहले मिथाइल वाली ब्रांचेस को लिखेंगे। मिथाइल चूंकि 3 है तो हम इसके साथ लिखेंगे ट्राई। 3 मिथाइल है ना, 1 2 3, तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल हेप्टेन। अब चूंकि मिथाइल की जो पोजीशन है वो भी बतानी है, तो वो है 2 3 5। तो हम ट्राई मिथाइल के साथ लिखेंगे 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। अब आगे बारी प्रोपाइल की। पहले हमने मिथाइल को लिखा था, अब प्रोपाइल को लिख लें। इसको मैं थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ, हेप्टेन। पहले मिथाइल को लिखा क्योंकि जो एम है वो एबीसी में पहले आता था। अब बारी है प्रोपाइल की। तो प्रोपाइल कहाँ पर है, चौथे पे। तो हम लिखेंगे 4 प्रोपाइल, तो हेप्टेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। इस तरह आप जो है अगर दो ब्रांचेस कंपीट करें, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, तो आपने देखना है जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। और अगर सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आ जाए, जिस तरह ये पीछे वाले में आए थे, ठीक है, इसमें भी आए थे, इस वाले में, इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आए थे, ठीक है। तो उसके अलावा फिर आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आ जाए उसमें से कोई भी एक चेन को सिलेक्ट करें, नाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, अब 7वां रूल आपने कर लिया। 8वां रूल है, ये 8वां जी, 8 है। 8वां रूल ये है कि आपने तो ये कहा है कि ब्रांचिंग हमने उस तरफ से स्टार्ट करनी है जो कि नंबरिंग हमने उस तरफ से स्टार्ट करनी है जबकि जहाँ से ब्रांचिंग करीब पड़े। जिस तरह ये देखिए आपने नंबरिंग किधर से स्टार्ट की, यहाँ से, चूंकि यहाँ पर ब्रांचिंग दूसरे पे कार आ रही थी। अगर आप इधर से स्टार्ट करते तो ये 1 2 तीसरे पे ब्रांचिंग आनी थी। तो नंबरिंग आपने उस तरफ से स्टार्ट करनी होती है जहाँ से ब्रांचिंग करीब पड़े। मगर अब अगर हम ये वाला कंपाउंड देखें, इसमें ब्रांचिंग तो अगर आप इधर से स्टार्ट करें 2 पे आ रही है, और इधर से भी स्टार्ट करें तो 2 पे आ रही है। तो दोनों में से फिर आप किसको डिसाइड करें। तो इस केस में जब ब्रांचिंग
करीब दोनों तरफ से पड़ जाए तो फिर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अनलेस कि इसके साथ कोई और ब्रांच ना हो, ठीक है, तो फिर तब नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। जिस तरह के इस तरह का एक केस हमने पीछे भी देखा है केस, ये देखो यहाँ पे ब्रांचिंग अगर हम इस तरफ से स्टार्ट करते तो ये 1 2 पे आ रही थी, और इस तरह से भी स्टार्ट करते तो 1 2 पे ही आनी थी, तो आपने जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर ली। तो इसमें भी आप जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें, तो यहाँ करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 कार्बन वाली चेन है, और इसमें ब्रांचिंग हमने उस तरफ से नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट कर लिया, तो इसमें 6 कार्बन की वजह से हेक्सेन नाम हो जाएगा। और चूंकि इसमें ब्रांचिंग नंबरिंग करने के बाद जो ब्रांच है वो दूसरे पे आया है और तीसरे पे आया, पांचवें पे आया है, तो इसका चूंकि दोनों सेम ब्रांच है तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल, क्योंकि दोनों सेम है। डाई का मतलब 2, मिथाइल मतलब लगे हुए हैं इसके साथ, और कहाँ पर लगे हुए हैं 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। अब ये भी तो हो सकता है कि जब आप ब्रांचिंग करें तो जो ब्रांचिंग करने के बाद यहाँ पर ना थोड़ा सा यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा, तो जब आप ये भी तो हो सकता है कि आप ऐसा कंपाउंड लें जिसमें आपने ये चेन सेलेक्ट कर ली, ये मेन चेन है, अब इसमें जो है आपने नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग करते वक्त आपने अगर इस तरफ से स्टार्ट की तो दूसरे पे नंबरिंग ब्रांच आ रही है, इस तरफ से स्टार्ट की तो फिर भी दूसरे पे आ रही है। तो इस केस में क्या होगा कि हम देखेंगे कि कोई और ब्रांच तो नहीं है इस कंपाउंड में, जब आप देखेंगे तो आपको दूसरी एक और ब्रांच मिल जाएगी, तो फिर आप देखेंगे ये जो दूसरी ब्रांच है, पहले वाली तो दोनों कैंसिल होगी क्योंकि सेम पे आ रही थी, दूसरी ब्रांच कहाँ से करीब पड़ रही है, तो दूसरी ब्रांच जब देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 पे आ रही है, जबकि इस तरफ से 1 2 3 पे आ रही है, तो हम ये वाली डिसाइड करेंगे जहाँ से ये तीसरे नंबर पे आ रही है, तो हम उसी को डिसाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा इसकी ब्रांचिंग, जब आप लिखेंगे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग करेंगे। तो जब ब्रांचिंग सेम हो जाए दोनों तरफ से, तो आप देखेंगे कोई और ब्रांच है तो वो कहाँ से करीब पड़ रही है, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पहले हम देखते हैं कि कोई पहली ब्रांच कहाँ से करीब पड़ रही है, अगर पहली ब्रांच सेम पड़ रही है तो फिर हम देखेंगे दूसरी कहाँ से करीब पड़ रही है। तो इसका जब आप नाम रखेंगे तो आप 6 कार्बन की वजह से इसका पेरेंट नेम हेक्सेन हो जाएगा। 3 मिथाइल ग्रुप है जो कि दूसरे, तीसरे और 5वें कार्बन पे है, तो 3 की वजह से ट्राई मिथाइल हो जाएगा इसका नाम, ट्राई मिथाइल। और इसकी नंबरिंग अगर आप लिखें तो 2 3 5 पे ट्राई मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। तीसरा इसका इस तरह का केस हो सकता है कि आप जब एक ब्रांच सेलेक्ट कर ली, आपने ये देखो ये ब्रांच सेलेक्ट कर ली जिसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और ये ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, जब नंबरिंग शुरू करनी की तो इस तरफ से की तो ब्रांच दूसरे पे आ रही है, इस तरफ से की तो ब्रांच दूसरे पे आ रही है। तो आपने कहा कि अब दोनों से दूसरे भी आ रही है तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो मगर आप अगर गौर से देखें कि इस केस में जो एक ब्रांच यहाँ से दूसरे पे आ रही है, यहाँ से भी दूसरे पे आ रही है, मगर इस तरफ से एक और ब्रांच है जो कि दूसरे पे ही आ रही है। अगर ये ब्रांच कैंसिल हो गए दूसरे पे, तो एक तो है अभी ये कैंसिल तो नहीं, तो इसको हम लेंगे कि ये उस तरफ से ही हम स्टार्ट करेंगे जिस तरफ से ये वाली करीब पड़ रही हो, और वो वाली करीब यहाँ से पड़ेगी अगर हम 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो 6 कार्बन की वजह से हेक्सेन, और ब्रांचिंग जब देखेंगे तो 2 जो है मिथाइल ग्रुप वो 2 पे अटैच है और एक 5 पे अटैच है, तो 3 है, 3 की वजह से इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल। और 2 मिथाइल ग्रुप 2 पे अटैच है तो 2 2, और 5वें पे एक अटैच है तो 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, जो कि उसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि 2 मिथाइल ग्रुप दूसरे कार्बन पे है और एक जो है 5वें पे है। तो जब ब्रांचिंग नंबरिंग करते वक्त जो है, बार बार ब्रांचिंग मेरे ज़हन में आ रहा है, नंबरिंग करते वक्त जो है आपने देखना है कि पहले तो अगर नंबरिंग दोनों तरफ से सेम हो रही है ब्रांचेस को, और उसके साथ कोई और ब्रांच अटैच नहीं है, तो फिर कहीं से भी नंबरिंग कर लें। और अगर नंबरिंग सेम हो रही है ब्रांचेस को, उसके साथ दूसरी ब्रांच अटैच है, तो फिर आप देखेंगे वो दूसरी ब्रांच कहाँ से करीब पड़ रही है। और अगर नंबरिंग सेम हो रही है और उस देखेंगे कि उसी के ऊपर एक और ब्रांच अटैच है, तो फिर आप वही साइड से अटैच कर नंबरिंग करेंगे। ये लास्ट रूल था जिसमें एक इसको कहते हैं स्पेशल रूल, ये क्वेश्चन 7 जिसमें
आप अगर चेन सेम आ जाए दोनों तो फिर कैसे सिलेक्ट करनी है, और ये अगर नंबरिंग दोनों तरह से सेम आ जाए तो फिर कैसे करनी है। ये स्पेशल रूल है, ये कुछ कुछ कंपाउंड्स में लागू होंगे क्योंकि हर किसी में ये सेम नहीं होते। आइए थोड़े से पास्ट पेपर के सवाल करते हैं, जिसमें आपने एक सवाल करना है सैट 2019 में आया हुआ, सिंध में, हैव अ क्रिटिकल लुक एट दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया गया है, व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, इसका कंपाउंड का नाम लिखें। तो आप पहले कंपाउंड की लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप देखें तो एक ये चेन है जो पर्पल से मैंने बनाई है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और इसके अलावा एक ये भी चेन बन सकती है, इसमें भी कितने कार्बन है, 5 ही हैं। और इसके अलावा एक और चेन बन सकती है जिसको मैं ब्लू से लिखूंगा, इसमें भी 5 ही है। तो जब आपने रेड वाली सिलेक्ट की तो रेड वाली में कितने, अब देखो 3 चेन बन गई मगर इनमें कार्बन सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ तो कार्बन सब में 6 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, सब में 6 ही 6 कार्बन आ रहे हैं। मतलब अब इन क्यों कौन सी चेन सेलेक्ट करें, रेड वाली, ब्लू वाली या पर्पल वाली, आपने पढ़ चुका है, आप मुझे आंसर दें। वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। तो अगर हम देखें रेड वाली में कितने सब्स्टिट्यूएंट है, रेड वाली चेन में एक हमारे पास ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है रेड वाली में। अगर देखिए ब्लू वाली में कितने सब्स्टिट्यूएंट है, तो ब्लू वाली में आपके पास एक ये वाला है, एक ये है और एक ये है, उसमें भी 3 है। और अगर आप देखें वाइट वाली में कितने सब्स्टिट्यूएंट है, तो वाइट वाली में देखें किधर गया, ये पर्पल वाली में 1 2 3 4, इसमें सब्स्टिट्यूएंट है एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, पर्पल में भी 3 है। तो अब तीनों में 3 ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब क्या करें, अब किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम जो है एक सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं सेंटर वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने कहा था ना कि ये जो चेन का रोल है ना वो ज़्यादातर कंपाउंड्स में रहेगा, तो आपने किसी उसको सिलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, और अगर सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है तो फिर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उस तरफ से करें से जहाँ से ब्रांचिंग करीब मिलती हो, क्या हो, ब्रांचिंग करीब मिलती हो। अगर इस तरफ से करें तो ब्रांच आ रही है दूसरे पे, इस तरफ से करें तो फिर भी दूसरे पे आ रही है। तो अब क्या रूल था, फिर अगर ब्रांचिंग नंबरिंग करने से ब्रांचिंग सेम पोजीशन पे आ रही है तो फिर आप देखेंगे कोई और ब्रांच है, तो इसमें देखिए ये ब्रांच है, तो अब देखेंगे ये दूसरी ब्रांच कहाँ से करीब पड़ रही है। दूसरी ब्रांच जब आप देखेंगे तो इस तरफ से करीब पड़ेगी, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब इसको जो है नाम लिखेंगे, तो आप मेन चेन में इसके पास जो है वो 6 जो है वो कार्बन एटम है, तो इसका नाम हेक्सेन हो जाएगा। पोजीशन देखें सब्स्टिट्यूएंट की, तो 3 पोजीशंस हैं, एक तो दूसरे पे मिथाइल है, तीसरे पे मिथाइल है और 5वें पे मिथाइल है। तो 3 मिथाइल की वजह से नाम क्या होगा, ट्राई मिथाइल। और इनकी पोजीशन क्या है 3 मिथाइल की, दूसरे पे, तीसरे पे और 5वें पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये हमारे पास करेक्ट होगी। स्टूडेंट्स इसी तरह के सवाल सॉल्व करते रहे, आपकी बुक में फेडरल की, उसके अलावा पीटीबी की और केपीके की बुक में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज में सवाल दिए हैं, उसको सोल्व करें। इसी तरह जिस तरह मैं ये एक पीटीबी का एक सवाल है उसको मैं सोल्व करता हूँ, गिव द IUPAC नेम ऑफ, ये एक आपके सामने कंपाउंड है। अब कंपाउंड को उसने खोल के स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ, आपको पहले इसका खुल के स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये कार्बन है, साथ उसके 3 CH3 CH2 ग्रुप अटैच है, तो आप ये सेंटर पहले कार्बन बनाने ये वाला, इसके साथ 3 CH3 CH2 ग्रुप लगा दें। तो इसके साथ मैं लगा देता हूँ CH2 CH3 ग्रुप, एक ये और एक इस तरफ भी CH2 CH3 लगा देता हूँ। तो कभी कभार होता है आपको स्ट्रक्चर वो खुल के नहीं देता, आप फिर उसको खोल के खुद लिखें और फिर उसका नाम लिखना शुरू करें। तो इसमें अगर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ढूंढेंगे तो आपको यही मिलेगी। और इसके अलावा ये दूसरी भी मिल सकती है, दूसरी कौन सी मिल सकती है, ये वाइट वाली, इसमें भी 5 कार्बन होंगे, और ये जो हमने देखी है इसमें भी 5 कार्बन होंगे। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ एक एक ब्रांच ही आ रही है, तो फिर कोई भी ले सकते हैं। अगर ब्रांच डिफरेंट आती, नंबर एक के साथ 2 ब्रांच आते, एक दूसरे के साथ एक, तो फिर हम वो वाले सिलेक्ट करते जिसमें 2 ब्रांचेज हैं। अच्छा जी, अब इसमें हमने एक सिलेक्ट कर लिया, इसमें कितने कार्बन है, 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ब्रांच करीब पड़ती हो। अगर इधर से स्टार्ट करें तो 1 2 3
और इधर से भी स्टार्ट करें 1 2 3 पे ही आ रही है, तो हम जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, कितने पे आ रही है ब्रांच? तीसरे पे। तो ब्रांच कौन सी है? C2H5 CH2 CH3, जिसे हम क्या कहते हैं? इथाइल। इथाइल कौन से नंबर पे आ रही है? तीसरे पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल। क्या नाम हो जाएगा? 3 इथाइल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? 3 इथाइल पेंटेन। ये इस तरह का एक सवाल आ सकता है। इसके अलावा बच्चों आपको एक और सवाल पूछा जा सकता है। ये पहले तो था कि IUPAC नोमेनक्लेचर लिख के दिखाए। आपको एक सवाल इस तरह से भी आया हुआ है कि आपने क्या बताना है, आपको नाम दिया गया, ये देखिए 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, आपने उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना है। UHS 2015 में आया हुआ है सवाल। तो इस तरह के सवाल में आप क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे ये पेरेंट नेम। पेरेंट नेम में क्या है? 5 कार्बन। आप देखेंगे 5 कार्बन वाली चेन कौन सी है, तो ये देखें 1 2 3 4 5, सब में 5 कार्बन वाली चेन बनी हुई है। अब देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कितने हैं, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तीनों ही मिथाइल हैं। तो आप देखेंगे चारों ऑप्शंस में 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अब फर्क कहाँ पर आएगा? इसकी पोजीशन पे। तो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं दूसरे, तीसरे और चौथे कार्बन पे। तो आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें दूसरे, तीसरे और चौथे कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। जब आप सी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं वो दूसरे और फिर चौथे कार्बन पे लगे हुए हैं। जबकि हमें क्या ढूंढना है? दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पर क्या है? दूसरा चौथा, ये नहीं चाहिए। इसमें जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें दूसरे, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, तो इसमें पता चलेगा कि इसमें दूसरे और फिर तीसरे पे लगे हुए हैं, मगर ये नहीं चाहिए हमें। इसमें जब शुरू करेंगे तो 1 2 3, तो इसमें भी देखेंगे तो इसमें दूसरे और फिर तीसरे पे 3 मिथाइल लगे हैं, ये भी नहीं चाहिए। पहला ऐसा है जिसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो है, इसमें दूसरे, तीसरे और चौथे कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट फॉर्मूला होगा। सबसे पहले पेरेंट चेन देखें, फिर देखें सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, फिर देखें उसकी पोजीशन कौन सी है। अब आपने ये सवाल तो नहीं मुझसे पूछना बच्चे, अगर ये पूछेंगे ना कि मैंने इस तरफ से नंबरिंग क्यों स्टार्ट की है इसकी, तो फिर आप समझ लें आपने लेक्चर नहीं लिया। और इसका भी पूछेंगे तो फिर भी आप समझ लें लेक्चर नहीं आपने लिया। कुछ बच्चे होते हैं ना, सर जी आपने यहाँ से 1 स्टार्ट किया जबकि इसका 1 यहाँ से स्टार्ट किया। अब आप ये मुझसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको मैं बहुत पहले समझा चुका हूँ कि नंबरिंग उस तरफ से करनी है जहाँ से ब्रांच करीब हो। यहाँ से ब्रांच दूसरे पे आ रही थी, हमने इस तरफ से की। यहाँ से ब्रांच देखिए तो ब्रांच यहाँ से तीसरे पे आती है, यहाँ से दूसरे पे आती है, तो हमने इस तरफ से स्टार्ट की जहाँ से दूसरे पे आती है। तो आपने ये इस तरह का पूरा लेक्चर देखा होगा, इस वजह से स्किप करके ना देखें, ठीक है। स्टूडेंट बेसिक रूल सीखने के बाद हम क्या करते हैं, अब ये कंपाउंड पे आते हैं जो कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था। अगर आप इसका नाम 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन लिख रहे हैं तो आप गलत लिख रहे हैं। एक्चुअली इसमें मसला कहाँ पर आता है? मसला इसमें ये वाले यहाँ पर आ रहा है आइसोप्रोपाइल। आप इसको आइसोप्रोपाइल नहीं लिख सकते, क्योंकि आइसो हमेशा कब इस्तेमाल होता है? मैंने कहा आइसो इस्तेमाल होता है कॉमन नेम में, जबकि हम इसका अभी क्या लिख रहे हैं? हम इसका IUPAC नेम लिख रहे हैं। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो वही रूल है, लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। अगर आप सेलेक्ट करने जाएंगे तो आपको एक लंबी चेन मिलेगी सिर्फ, जो कि ये वाली है। इस लंबी चेन में अगर देखें तो कार्बन आपके पास है 7। और नंबरिंग किस तरफ से शुरू करेंगे? जहाँ से चेन ब्रांच जो है वो करीब बढ़ रही हो। अगर इस तरफ से नंबरिंग शुरू करें तो 1 2 3 4, ब्रांच 4 पे आ रही है। और इस तरफ से करें 1 2 3 4, तो इधर से भी 4 से आ रही है। तो आप कहाँ से नंबरिंग शुरू करें? जहाँ से मर्जी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांच ही एक है और वो दोनों तरफ से 4 से आ रही है। तो हम इधर से शुरू कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब चूंकि 7 कार्बन है तो 7 कार्बन की वजह से नाम जो है वो हेप्टेन आएगा। क्या आएगा? हेप्टेन। पेरेंट नेम तो ये चेन की वजह से हेप्टेन चला गया। अब रह गया है कि ये ब्रांच जो बनी हुई है ना, इसका नाम लिखना। अब ये ब्रांच का अभी हमने कॉमन नेम तो पढ़ा हुआ है आइसोप्रोपाइल। क्या पढ़ा था? आइसोप्रोपाइल। कॉमन नेम इसका पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आइसोप्रोपाइल। ये पढ़ा था कि नहीं? अभी पीछे ही पढ़ा है। आइसोप्रोपाइल इसका कॉमन नेम अभी हमने पढ़ा है। मगर इसका जब IUPAC नेम लिखेंगे तो रूल ये कहता है, IUPAC रूल ये कहता है कि जब आप ये इस तरह की ब्रांच का नेम लिखने जाएंगे IUPAC
जिसमें आगे एक और ब्रांच है। मसलन अगर ये ब्रांच को देखो तो ये कंटिन्यूस सिर्फ 2 ही कार्बन है इसमें, और ये कंटिन्यूस कार्बन की चेन 2 जो ब्रांच जो है इसकी जो चेन है इसके साथ एक और ब्रांच लगी हुई है। इस तरह की ब्रांच आ जाए जिसमें आगे एक और ब्रांच हो, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचिंग। तो इसका नाम आप इस तरह लिखते हैं कि जो कार्बन डायरेक्टली चेन से अटैच है, जिस तरह यहाँ पर ये वाला कार्बन डायरेक्टली चेन से अटैच है, इसको हम 1 ले लेंगे और एक चेन सेलेक्ट कर लेंगे ब्रांच की जो कि कंटिन्यूअस हो। तो ये देखिए इसकी चेन यही सिलेक्ट हो सकती है क्योंकि 1 कार्बन ये है, इसको सिलेक्ट कर लें, एक ये चेन इसकी बन सकती है, या फिर दूसरी तरफ इस तरफ सेलेक्ट कर लें, दोनों में से कोई भी एक चेन बना लें। इस तरह नहीं करना आपने कि तीनों एक चेन बन गई, नहीं, आपने जो 1 कार्बन का नंबर दिया है उससे दूसरी तरफ मूव करना है। तो 1 के बाद 2 इधर लिख रहे हैं या 1 के बाद 2 इधर लिख रहे हैं, जहाँ मर्जी लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं 1 2। तो ये नाम हो गया एक 2 कार्बन वाली एक चेन बन गई। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है ये चेन की किस तरफ अटैच है, ये 1 पे अटैच है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये 1 मिथाइल, ये क्यों लिखा 1 मिथाइल, क्योंकि ये वाला मिथाइल जो है वो इस कार्बन 1 से अटैच था। 1 मिथाइल, ये आगे कितने कार्बन की चेन हमने सेलेक्ट की थी, 2 कार्बन की। तो 2 कार्बन को क्या लिखते हैं, इथाइल, क्योंकि ये अभी पूरी ओवरऑल तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही है, तो एंड पर हम AN नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इथाइल। तो इस ब्रांच का अब नाम होगा 1 मिथाइल इथाइल। क्या नाम होगा, 1 मिथाइल इथाइल। तो ये 1 मिथाइल इथाइल जो ब्रांच का नाम है, इसको अब हम लिखेंगे इस पेरेंट नेम के साथ। तो क्या नाम आया ब्रांच का, IUPAC नेम क्या आया, 1 मिथाइल इथाइल। तो हम लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल, क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, अब ये 1 मिथाइल इथाइल पेरेंट चेन हेप्टेन के साथ किस पे अटैच थी, चौथे पे। तो हम इसके बाद लिखेंगे 4, क्योंकि ये 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन के चौथे नंबर पे अटैच थी। तो इसका नाम हो जाएगा 4 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। याद है, याद रखें कि जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचिंग आ जाए तो उसमें आप वो वाले कार्बन को 1 नंबर दें जो कि डायरेक्टली अटैच है, और फिर एक लंबी चेन सेलेक्ट करें और उस चेन के साथ बाकियों को नंबर देते जाएं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पता चल जाएगा कि इसमें 1 मिथाइल इथाइल क्यों आया। इसी तरह एक और सवाल इस तरह का करें जिसमें एक लंबी चेन मतलब कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचिंग आती है। इसमें अगर पहला रूल क्या है, चेन सेलेक्ट करना। इसमें चेन सेलेक्ट करने जाएंगे तो एक ये वाली चेन बनती है जिसमें 10 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 10 कार्बन आ रहे हैं। एक दूसरी चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये बन सकती है, इसमें अगर गिनेंगे तो तकरीबन 8 या 9 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कार्बन नहीं चाहिए हमें, पहली वाली चाहिए, ये वाली जिसमें 10 कार्बन आ रहे हैं। तो ये हमने एक लंबी चेन सेलेक्ट कर ली 10 कार्बन वाली, और 10 कार्बन लंबी चेन की वजह से इसका पेरेंट नेम क्या आ जाएगा, 10 कार्बन की वजह से क्या आता है, डूडिकेन। क्या आता है, डूडिकेन, ये आता है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो ब्रांच है इसको नाम लिखना है। ब्रांच से पहले नंबरिंग कर लें, तो अगर आप इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे आ रही है ब्रांच, जबकि इस तरफ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पे आएगी। मगर हम इस तरफ से नहीं करेंगे, हम इसी तरफ से करेंगे, 5 6 7 8 9 और 10। अच्छा जी, अब ये ब्रांच किस पे आ रही है, 5वें नंबर पे। ठीक है, 5वें पे आ रही है। अब ब्रांच का नाम क्या है वो हम उसी तरह लिखेंगे। हम क्या करेंगे कि ब्रांच का वो वाला कार्बन जो कि मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है उसको नंबर 1 ले लेंगे। अब देखेंगे ब्रांच की लंबी से लंबी चेन कौन सी बन सकती है। तो एक ब्रांच की चेन ये वाली बन सकती है, लंबी से लंबी ये, ठीक है, जिसमें 3 कार्बन आ रहे हैं। एक ब्रांच की चेन लंबी से लंबी ये वाली बन सकती है, 1 2 3 कार्बन वाली। ठीक है, ये 2 चेन में अगर देखें तो ये जो ब्लू वाली चेन है इसमें भी 3 कार्बन है, और ये जो पर्पल वाली है इसमें भी 3 कार्बन है। तो ब्रांच की 2 चेन है जिनमें 3 कार्बन है, तो अब किसको सिलेक्ट करें, वही रूल लगाएं, वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जिनके साथ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो अगर आप देखें ब्लू वाली के साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है। जबकि पर्पल वाली के साथ देखेंगे तो पर्पल वाले में भी 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है। अगर देखें 1 2, तो अब किसको सिलेक्ट करें, तो आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हम पर्पल वाली सीधी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये अब नाम हो जाएगा इसका कार्बन नंबर 1, ये 2, ये कार्बन नंबर 3। 3 कार्बन की वजह से इसके आगे अब ये जो
मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, दूसरा कार्बन नंबर 2 पे, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 डाई मिथाइल। अब ये चेन जो हमने सेलेक्ट की थी 3 कार्बन वाली, इसका क्या पूरा नाम आएगा, प्रोपेन से निकलेगा नाम प्रोपाइल, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब आप बच्चों को जो है वो इस बात पे एतराज कर रहे होंगे कि सर जी हमने एंड पर प्रोपाइल क्यों लिखा, हम तो ANE नहीं लिखते एंड पे। बच्चे वो हम पूरे पेरेंट नेम के एंड पर ANE लिखते हैं, ये तो अभी सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिख रहे हैं ना, ये ब्रांच का नेम लिख रहे हैं, तो इसके है तो ये पूरी ओवरऑल ब्रांच ही, तो एंड पर YL ही आएगा। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा ब्रांच का 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, तो एंड पर पेरेंट नेम डिकेन, पूरा इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 512 डाई मिथाइल प्रोपाइल डिकेन। ठीक है, ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड वाला मैंने सिखाना था, क्योंकि हो सकता है आपको कहीं ये सवाल देखने को मिल जाए। अब एंड पर जो मैंने वादा किया था आपसे कि आपको मैं साइक्लो अल्केन्स की 2-3 बातें बताऊंगा, 10-15 मिनट इस पे लगेंगे, 10-15 मिनट कम ही लगेंगे, 10 मिनट ही लगेंगे। तो साइक्लो अल्केन्स का सेम वही प्रोसीजर है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले सिंपल साइक्लो अल्केन्स में आपने देखना है, ये साइक्लो अल्केन्स पहले तो ये देख लो, ये साइक्लो अल्केन्स ही है, ये जो आपके सामने बना हुआ है। इसमें क्या है कि एक कार्बन, आगे वो दूसरे कार्बन, फिर वो दूसरे कार्बन इस तरह अटैच है, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है, और ये जो कोनों पे कार्बन है इसको इस तरह शो किया हुआ है, क्या नाम है इस स्ट्रक्चर का, स्टिक स्ट्रक्चर कहते हैं, स्टिक स्ट्रक्चर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कोने हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को हम लगाते नहीं है, इसमें ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, तो अब देखें इसमें ये साइक्लो अल्केन्स है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एंड पर AN आएगा सफिक्स, और चूंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन की रूट वर्ड क्या होती है प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, और चूंकि साइकिल में तीनों कार्बन तो इसका नाम आएगा साइक्लो, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो 4 कोने हैं, मतलब 4 कार्बन है और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स आएगा ANE, और 4 कार्बन की वजह से जो रूट वर्ड है वो ब्यूटेन, तो साइक्लो बुटेन इसका नाम हो जाएगा। बस ये फ़र्क है कि उसमें हम साइकिल नहीं यूज़ करते थे जो एलिफेटिक अल्केन से, इसमें हम साइक्लो का वर्ड यूज़ करते हैं, इसका नाम क्या आ जाएगा साइक्लो अल्केन, साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें इसमें 5 कार्बन होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड में अटैच है, तो AN लगेगा, और 5 की वजह से पेंट रूट वर्ड, और साइकिल में है तो साइक्लोपेंटेन। इसी तरह इसमें 6 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब ये तो सिंपल साइक्लो अल्केन्स के नाम हो गए। अब अगर आपको क्या हो कि ये जो एक ये देखो साइक्लो अल्केन्स की चेन है, रिंग है, इसके साथ एक ब्रांच लगी हुई है बाहर CH3, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह इसका नाम लिखेंगे। ये ब्रांच को हम क्या करते थे पहले भी हम जो है वो पेरेंट चेन का पहले नाम लिखते थे, तो यहाँ पर जो पेरेंट चेन है ये 3 कार्बन वाली रिंग है, तो ये 3 कार्बन वाली रिंग का पेरेंट चेन है, इसका नाम क्या होगा साइक्लोप्रोपेन, अभी हमने लिखा। और इसके पीछे मतलब इधर क्या लिखेंगे हम, ब्रांच का नाम, जो कि ब्रांच यहाँ पर है, और ब्रांच का नाम क्या है मिथाइल। अब ब्रांच की पोजीशन हमने लिखनी है, पोजीशन आप ब्रांच की इस तरह लिखेंगे कि जो रिंग के साथ जहाँ पर ब्रांच अटैच है, यहाँ पर अटैच है ना रिंग के साथ, तो हम इसको कार्बन नंबर 1 कह देंगे, इसको 2 कह देंगे, इसको 3। चूंकि कार्बन 1 पे मिथाइल है तो इस वजह से हम लिखेंगे 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह दूसरे कंपाउंड पे आ जाए, इसमें क्या है कि इसमें 1 2 3 4 कार्बन लगे हैं, और इसका नाम क्या हो जाएगा फिर साइक्लो ब्यूटेन, पेरेंट नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। अब ब्रांचिंग या फिर ब्रांच का नाम लिखना है, तो ब्रांच एक है CH3, एक है C2H5, CH3 और एक है C2H5। दोनों में से आपने क्या करना है कि अब नाम लिखना शुरू करना है, पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग आप कैसे करेंगे, दोनों तरफ से। अब देखिए इधर से अगर हम देखें 1 2 3 4, अगर इसको 1 मान लें तो दूसरी तरफ इथाइल 3 पे आ रहा है, और अगर हम इथाइल को 1 मान लें तो 1 2 3 मिथाइल 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हो कि जब दोनों तरफ ही सेम पोजीशन पे आ जाए सब्स्टिट्यूएंट, तो हम क्या करते हैं उस तरफ से नंबरिंग शो करते हैं जो कि
वो ABC में पहले आ रहा हो अल्फ़ाबेटिकली, तो अल्फ़ाबेटिकली जो है वो इथाइल पहले आता है, तो हम इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे और इसको 4 लिखेंगे। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे कि 1 पे इथाइल है, उसके बाद 3 पे मिथाइल है, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो। दूसरी तरफ आ जाए, दूसरी तरफ क्या होगा, यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है 5 कार्बन वाला अल्केन जिसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। क्या नाम होगा, साइक्लोपेंटेन। अब चूंकि इसमें रिंग ब्रांच 1 2 3 दो जगह पर ब्रांच है, हम जब इसको 1 मानेंगे तो दूसरी तरफ इसको 2 इसको 3 मानेंगे। इस तरह नहीं करेंगे कि इसको 1 मार कर इधर 2 3 और इसको 4 करेंगे, नहीं, आपने देखना है कि करीब कौन सा पड़ रहा है, तो करीब इधर से ये वाला पड़ेगा ये। तो इसकी ब्रांच कहाँ कहाँ पर है, 1 और 3 पे है और दोनों ही मिथाइल है, तो उसका नाम हो जाएगा 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह आप ब्रांचिंग का नाम लिखेंगे। अब कभी कभार क्या होता है कि जो ब्रांच होती है ना वो रिंग से भरी हो जाती है, जिस तरह रिंग 3 कार्बन वाली है, ब्रांच 5 कार्बन वाली है। तो इस केस में क्या है, इस केस में आपने ये देखना होता है कि अगर बाहर रिंग से ज़्यादा कार्बन आ गए ना बाहर वाली साइड पर, तो फिर हम रिंग को एज आ ब्रांच कंसिडर करेंगे और ये वाली जो है वो पेरेंट चेन होगी। मतलब अब ये पेरेंट चेन बन गई है, तो अब जो पेरेंट नाम होगा वो इसके मुताबिक लिखा जाएगा। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है जो कि स्टेट चेन में है, तो ये होंगे पेंटेन। अब इसके साथ साइक्लो नहीं लिखेंगे क्योंकि पेरेंट चेन तो स्टेट चेन है अभी, ठीक है, तो पेंटेन। अब जो है इसके साथ ये जो 3 कार्बन वाली लगी हुई ना रिंग जो कि अल्केन की है, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट या एज अ ब्रांच काम करेगी। और अब इसको नंबर करें तो 1 2 3 4 5, तो ये जो ब्रांच लगी है वो तीसरी पे लगी है और ब्रांच क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। क्या ब्रांच है, साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। यहाँ पर ये ना लिख देना साइक्लोप्रोपेन क्योंकि ये एक ब्रांच है, ब्रांच के साथ हम एंड पर क्या लिखते हैं, वायर, इस वजह से ये ब्रांच के साथ वायर लाया। अब क्या होता है कि मैंने तो ये कहा कि अगर बाहर कार्बन ज्यादा हो रिंग से तो फिर आपने बाहर वाली को पेरेंट चेन लेना है, रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच ले लेना है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो बाहर कार्बन है और जो रिंग के कार्बन है वो सेम है, जिस तरह रिंग में भी 3 है बाहर भी 3 है, तो इस केस में आप फिर रिंग को प्रेफर करेंगे। तो रिंग को प्रेफर करते हुए जो है रिंग को फिर एज अ पेरेंट चेन ले लेंगे, तो फिर इसका जो पेरेंट नाम आएगा वो क्या आएगा, रिंग की वजह से। तो रिंग में कितने कार्बन है, 3, तो इसका नाम आ जाएगा पेरेंट साइक्लोप्रोपेन। और ये ब्रांच जो है, अब इसको नंबर करें तो ये 1 2 3, तो 1 पे जो है वो ब्रांच लगी हुई है और ब्रांच है कौन सी, प्रोपाइल, 3 कार्बन वाली, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ये था जी आज का आपका लेक्चर, जो कि आपको उम्मीद है बिल्कुल समझ आया होगा। अगर आप लोगों ने ज़्यादा इसको जल्दी नहीं देखा तो सारे रूल समझे होंगे। नेक्स्ट हमारा अल्कीन्स और अल्काइंस का नोमेनक्लेचर जाएगा, जिससे ज़्यादा एमसीक्यू आते भी हैं इंशाल्लाह।